Hello guys, I welcome all of you once again in my online classes of medical surgical nursing। तो आज अपन मेडिकल सर्जिकल के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी बड़ा आपने सुना होगा। ये एक स्ट्रीम ऑफ साइंस है, मतलब साइंस का एक पार्ट है जो कि स्टडी करता है अबाउट द कैंसर ट्यूमर्स के बारे में स्टडी करने वाला जो साइंस का स्ट्रीम है, जो मेडिकल साइंस का जो स्ट्रीम है उसको बोला जाता है ओंकोलॉजी। ओंको मीन्स कैंसर और लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ कैंसर की स्टडी करने वाले जो डिपार्टमेंट होता है या जो ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की, उसको बोला जाता है ओंकोलॉजी। तो स्पेशली अपन ओंकोलॉजी में डिस्कस करेंगे अबाउट द कैंसर कैसा होता है, किस तरह से होता है, कैंसर क्या होता है, तो वो सब चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द definition of oncology. Oncology is a branch of medical science that deals with the cancers and tumors. Oncology is a branch of medicine that deals with the prevention, diagnosis and treatment of cancer. इसका प्रिवेंशन कैसे करना है, डायग्नोसिस कैसे करना है और ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ जो नई नई इन्वेंशंस, नई नई डिस्कवरीज की जाती हैं, उन सबसे डीलिंग करने का काम कौन करता है? ओंकोलॉजी। ए मेडिकल प्रोफेशनल हु प्रैक्टिस ओंकोलॉजी इज ओंकोलॉजिस्ट। जो मेडिकल प्रोफेशनल इस फील्ड में काम करता है वो ओंकोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो ओंकोलॉजी वर्ड है, इट इज द नेम इज एथाइमोलॉजिकल ओरिजिन इज द ग्रीक वर्ड ओआइकोस या ओंकोस, मीन्स बर्डन, वॉल्यूम या मास। अब अपन जैसे कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर क्या होता है? कैंसर एक ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स, या आप बात करें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। और अब जब सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता, किसी तरह का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता और ग्रोथ करती रहती हैं ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, तो उसकी वजह से कोई भी बर्डन या वॉल्यूम या कोई मास फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको क्या बोला जाता है? ओंकोलॉजी। तो ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? ओंकोस का, जिसका मतलब होता है बर्डन, वॉल्यूम या मास। मतलब ऐसी कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जिसकी वजह से कोई ऐसा अलग से कोई मास फॉर्मेशन या कोई वॉल्यूम या कोई बर्डन अगर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो गया तो उसको बोला जाता है ट्यूमर, कैंसर, और उसकी स्टडी को बोलते हैं ओंकोलॉजी। तो अब ओंकोलॉजी के बाद अपन बात करें कैंसर की, क्योंकि कैंसर के बारे में ही स्टडी करनी है ओंकोलॉजी के अंदर। तो व्हाट इज़ द कैंसर? कैंसर से क्या मतलब आप? कैंसर एक ब्रॉड टर्म है, मतलब बहुत वाइडली एरियाज़ को कवर करती है, जिसके अंदर हाउ द evolution या how the mutation या how the cellular changes occurs, the cellular changes occurs and then they cause many different criteria, many different consequences that cause the undifferentiated and uncontrolled cellular growth that leads to the cellular mass formation या cellular tumor formation that ultimately may be benign or malignant. There are two types of uncontrolled cell masses या cell masses that may be cancerous और non cancerous। तो cancerous में भी malignant और जो non cancerous है वो benign। तो इस तरह से अपन कैंसर की बात करते हैं। कैंसर एक ब्रॉड टर्म है जो कम्प्लीटली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेज है, उस सबको कवर करता है। इट डिस्क्राइब्स द डिजीज दैट रिजल्ट्स विद सेल्यूलर चेंजेस। सबसे पहले चीज़ ये रिजल्ट होता है सेल्यूलर चेंजेस की वजह से, जो कोज होते हैं द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को कोज करते हैं एंड डिवीजन ऑफ सेल्स कोज करते हैं। सम टाइप्स ऑफ कैंसर्स कोज रैपिड सेल ग्रोथ वाइल अदर्स कोज स्लो सेल्स टू ग्रो एंड डिवाइड एट ए स्लोअर रेट। मतलब द अल्टीमेट थिंग इज अबाउट कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल्स। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड सेल्यूलर या डिवीजन ऑफ सेल्स। क्यों? कोई सेल्यूलर चेंज हुआ है, कोई सडन सेल्यूलर चेंज हुआ है। पहले जब सेल्स नॉर्मल काम कर रही थी, नॉर्मली उनका डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, नॉर्मली जो प्रोसेस चल रहा था वो हो रहा था, लेकिन सडन कोई चेंज हुआ, कोई सेल्यूलर चेंज हुआ, उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होना स्टार्ट हो गया। तो ये सेल्स दो तरह से, या तो रैपिड सेल ग्रोथ कर सकती हैं या फिर स्लो रेट पे भी ग्रोथ कर सकती हैं। तो कई तरह के कैंसर ऐसे होते हैं जो जल्दी से प्रोड्यूस हो जाते हैं और बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो स्लोली बहुत प्रोग्रेसिवली ग्रोथ करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीजेज इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, यहाँ पे भी फोकस क्या था? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या डिवीजन ऑफ सेल्स ड्यू टू सेल्यूलर चेंजेस। यहाँ पे भी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ विथ द पोटेंशियल टू इन्वेड और स्प्रेड। अब इसके अंदर एक और इस डेफिनेशन में चीज़ इंक्लूड कर दी है कि
कोई भी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है वो इन्वेड हो सकती है और स्प्रेड हो सकती है। या तो किसी एरिया में इन्वेड मतलब कि जैसे कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर या कोई सेल्यूलर मार्जिन था, उस मार्जिन को पार करके या उस मार्जिन को थ्रू किसी अदर एरिया में चली जाए, इन्वेड हो जाए या स्प्रेड हो जाए। स्प्रेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह बाय द लिम्फ, बाय द ब्लड, बाय द फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स, अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो स्प्रेड। तो पोटेंशियली स्प्रेड हो रही है या इन्वेड हो रही है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस कॉन्ट्रास्ट विथ बेनाइन ट्यूमर्स विच डू नॉट स्प्रेड्स। मतलब बेनाइन ट्यूमर्स भी कैंसर के अंदर अपन स्टडी करते हैं, लेकिन वो ट्यूमर्स तो होते हैं, एबनॉर्मल सेल मास तो है। तो यहाँ पे कैंसर के अंदर स्पेसिफिक चीज़ बता दी कि ये स्प्रेड होते हैं, इन्वेड होते हैं, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है। बेनाइन ट्यूमर्स की भी सेल ग्रोथ होती है, लेकिन ये स्प्रेड नहीं होते। तो इसलिए ये पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किया है ये एक्सेप्शन को कवर करने के लिए। तो कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीजेज इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, या इट डिस्क्राइब्स द डिजीज दैट रिजल्ट्स व्हेन सेल्यूलर चेंजेस कॉज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल्स। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करें अब नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के अंदर क्या डिफरेंस, कि कैसे एक नॉर्मल सेल दिखती है और कैसे एक कैंसर सेल दिखती है। तो जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये नॉर्मल सेल है और ये कैंसर सेल है। ये तो नॉर्मली जिसकी ग्रोथ जैसी होनी चाहिए थी नॉर्मल हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा और ग्रोथ दिखाई दे रही है, सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, जो कोई मास फॉर्मेशन या कोई ट्यूमर फॉर्मेशन या कोई वॉल्यूम फॉर्मेशन कर रही है। तो ये नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में एक जनरल डिफरेंस है। इसके बाद बात करें अदर डिफरेंसेज की, तो शेप की बात करें तो जो कैंसर सेल होती है वो इर्रेगुलर शेप की होती है, और जो नॉर्मल जो सेल होती है उसका शेप रेगुलर होता है। इसके बाद न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस लार्ज और डार्कर होता है कैंसर सेल का, जबकि जो न्यूक्लियस होता है नॉर्मल सेल का वो प्रोपोर्शनेट साइज का होता है। मतलब सेल के अकॉर्डिंग जो साइज होनी चाहिए उसी साइज का होता है। प्रोपोर्शनेट मतलब अनुपात जितना होना चाहिए उतना होता है, जबकि जो इधर का न्यूक्लियस वो लार्जर और डार्कर होता है, बड़ा होता है और डार्क ज़्यादा होता है। ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे अपन बात करें ग्रोथ की तो की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। मैचुरेशन इमेट डज नॉट मैच्योर, ये सेल्स इमेच्योर होती हैं, मतलब मैच्योर नहीं होती, जबकि इधर की जो सेल्स होती हैं उनका मैच्योरेशन डेथ प्रोसेस, जो मोर्टल प्रोसेस हो बाय द एपोप्टोसिस होता रहता है, जबकि ये मैच्योर नहीं होती हैं। अगर मैच्योर नहीं होगी तो उनका ये प्रोसेस एपोप्टोसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। और मैच्योरेशन सेल डिफ्रेंशिएशन सेल्स के अंदर होता है, नॉर्मल सेल्स के अंदर। जबकि इधर कम्युनिकेशन की बात करें तो ये किसी तरह का कोई कम्युनिकेट नहीं करती हैं, जबकि ये कम्युनिकेट करती हैं अदर सेल्स के साथ। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबल टू इम्यून सेल्स, कैंसर सेल है तो विजिबल होंगी, विजिबल टू इम्यून सेल्स विथ आईडी, मतलब जो नॉर्मल सेल होगी उसके पास आईडी होगी कि हाँ मैं इसी बॉडी की सेल हूँ, बाहर से या कोई अलग से कोई सेल नहीं हो। तो मतलब उनके पास आईडी है कि वो जो उनको बताती है, या उनके पास वो मार्कर है जो उनको बताता है कि ये बॉडी की सेल है, जबकि जो कैंसर सेल है उसके पास कोई आईडी या कोई मार्कर नहीं होता। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई ट्यूमर एंजियोजेनेसिस, जैसे ट्यूमर फॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग नई फॉर्मेशंस हो सकती हैं, जबकि नॉर्मली ब्लड सप्लाई एंजियोजेनेसिस ड्यूरिंग रिपेयर। ऑक्सीजन डज नॉट लाइक और रिक्वायर ऑक्सीजन, जो कैंसर सेल होती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको ऑक्सीजन की, जबकि जो नॉर्मल सेल होती है उसको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। एनर्जी एफिशिएंसी बहुत कम होती है इसकी, जबकि इधर एनर्जी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। अमाउंट ऑफ एटीपी 2 यूनिट्स और इधर 36 यूनिट्स ऑफ एटीपी प्रोडक्शन होता है। सेल एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, इधर एल्कलाइन होता है, इधर न्यूट्रिएंट प्रेफरेंस ग्लूकोज होती है और इधर फैट कीटोन्स और ग्लूकोज यहाँ पे। तो ये कुछ चेंजेज हैं जो कि कैंसर सेल को एक नॉर्मल सेल से डिफ्रेंशिएट करते हैं, कि इसका शेप होता है वो इरेगुलर होता है, न्यूक्लियस होता है वो लार्जर और डार्कर होता है, ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल होती है, इम्यूच्योर होती हैं, कोई कम्युनिकेट नहीं करती हैं, इनविजिबल टू इम्यून सेल्स होती हैं, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या ग्लूकोज के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ग्लूकोज को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और उसको न्यूट्रिशन के तौर पे यूज करती हैं। एनर्जी एफिशिएंसी बहुत कम होती है इनकी, 2 एटीपी ही यूज या प्रोड्यूस करती हैं, और सेल एनवायरनमेंट एसिडिक होता है और इसका जो न्यूट्रिएंट प्रेफरेंस होता है वो ग्लूकोज होता है। इसके बाद कुछ और डिफरेंसेस की बात करें तो विद डायग्राम स्मॉल यूनिफॉर्मली शेप्ड न्यूक्लियाई रिलेटिवली लार्ज साइटोप्लाज्मिक
वॉल्यूम, जबकि इधर क्या है, लार्ज वेरिएबल शेप न्यूक्लियाई रिलेटिवली स्मॉल साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम। मतलब इधर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो प्रोपोर्शन होगा वो कम होगा, जबकि इधर ज़्यादा होगा। मतलब साइटोप्लाज्म जैसे 50 ml है, और या साइटोप्लाज्म जितना पार्ट कवर कर रहा है वो 3:1 है, तो इधर 2:1 या 2:2 भी हो सकता है। तो जो प्रोपोर्शन होगा न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का वो इधर कम होगा और इधर ज़्यादा होगा। कन्फर्मिटी इन सेल साइज एंड शेप, सेल्स अरेंज इनटू डिस्क्रीट टिश्यूज। मतलब सेल्स का एक फिक्स डिस्क्रीट टिश्यूज़ के अंदर अरेंजमेंट होता है कि इस तरह से ये सेल्स का अरेंजमेंट होता है, जैसे कोलुमनार एपिथेलियम या जो भी अलग अलग टाइप की स्मॉल या सिंपल एपिथेलियल सेल्स, कोलुमनार एपिथेलियल सेल, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स। तो जो सेल्स का साइज, शेप और अरेंजमेंट होता है वो कन्फर्मिटी के साथ होता है कि किस तरह की सेल है वो किस तरह से अरेंज होगी, जबकि इनके अंदर किसी तरह का कोई साइज, शेप और अरेंजमेंट का कोई शेप या कोई किसी तरह का अरेंजमेंट नहीं होता। ये किसी भी तरह से, किसी भी एरिया में, किसी भी साइड से जो है ग्रोथ कर सकती हैं। वे पजेस डिफ्रेंशिएटेड सेल स्ट्रक्चर्स, नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ सेल सरफेस मार्कर्स। जो सेल के सरफेस मार्कर्स होता है उनका नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है और उनको डिफ्रेंशिएट करता है अदर सेल्स से, जबकि इसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं उनका लॉस वो नहीं होते हैं। एलिवेटेड एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन सेल मार्कर्स, जो कुछ सेल मार्कर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करती है, उसकी वजह से ये सेल्स जो है मेटास्टेसिस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसके बाद बात करें तो लोअर लेवल ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, सेल टिश्यूज़ क्लियरली डीमार्केटेड। मतलब डिवाइडिंग होने के चांसेस लोअर लेवल में होते हैं और क्लियरली डीमार्केटेड होती हैं, क्या ये सेल ये सेल ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इधर लार्ज नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, बहुत सारे नंबर में डिवाइड करती हैं। पुअरली डिफाइंड ट्यूमर बाउंड्री, जो ट्यूमर की बाउंड्री है उसको अपन क्लियरली डिफाइंड नहीं कर सकते। तो ये कुछ अदर जो चेंजेज हैं। इसके बाद बात करें तो कि क्या क्या फीचर्स होते हैं कैंसर सेल के अंदर। तो कैंसर सेल्स होती है वो अवॉइड इम्यून डिस्ट्रक्शन। सबसे फर्स्ट थिंग इम्यून डिस्ट्रक्शंस को अवॉइड करती है। जैसे मैंने पहले बताया, इनविजिबल होती है इम्यून सिस्टम के लिए, कि इम्यून सिस्टम इनको विजिबल ही नहीं कर पाता है कि इनके पास कि बॉडी के अंदर कहीं एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ हो रही है, तो उसको तो अवॉइड इम्यून डिस्ट्रक्शन। सेकेंड थिंग, इनेबल रेप्लिकेटिव इमोर्टिलिटी। रेप्लिकेटिव इमोर्टिलिटी इनके अंदर होती है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, एक्टिव इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस इनके अंदर होता है। इंड्यूस एंजियोजेनेसिस, रेजिस्ट सेल डेथ, एपोप्टोसिस का जो नॉर्मल सेल डेथ का प्रोसेस होता है उसको रेजिस्ट करती है, मतलब नहीं होती इनकी। डीरेगुलेट सेल्यूलर एनर्जेटिक्स, जो नॉर्मल सेल्यूलर एनर्जेटिक्स है उसको डीरेगुलेट करता है। जैसे मैंने बताया नॉर्मल सेल 36 ATP बनाती है, जबकि ये 2 ATP फॉर्मेट करती है। सस्टेन प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग, सस्टेन प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग बॉडी के अंदर बहुत सारे जो अबनॉर्मल सिग्नल्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इवेड ग्रोथ सप्रेशर्स, जो ग्रोथ सप्रेशर्स होते हैं उनमें इवेड होके और उनको डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। पर जीनोम इनस्टेबिलिटी एंड म्यूटेशन को और जीनोम इनस्टेबिलिटी को भी ये कॉज करती है। एंड लास्ट वन इज ट्यूमर एसोसिएटेड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। तो ये सब चीज़ें, ये जो फीचर्स होते हैं वो कैंसर सेल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, या ये फीचर्स कैंसर सेल प्रेजेंट करती है। इसके बाद बात करें कि हाउ द कैंसर सेल अपीयर्स, या कैसे क्या इफेक्ट होता है जिसके अंदर की जिसकी वजह से कि कैंसर सेल फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि बॉडी के अंदर 2 तरह के जीन्स होते हैं, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और एक ट्यूमर इंड्यूसिव जीन्स। तो जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती है, जब वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं तो उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। जैसे ऊपर वाला डायग्राम में नॉर्मल सेल है, इसके अंदर जो जीनोमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर ट्यूमर सप्रेशन जीन्स इन नॉर्मल सेल्स प्रिवेंट कैंसर। जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है वो इसको प्रिवेंट करता है, जबकि जो कैंसरस सेल होती है उसके अंदर ये एब्सेंट होता है। जैसे ये आपको ये स्ट्रैंड एब्सेंट दिख रहा है इसके अंदर, तो वो स्ट्रैंड एब्सेंट होता है। जो ट्यूमर सप्रेसिव जीन होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है किसी भी चेंजेज की वजह से, या डीएनए में चेंजेज की वजह से। जैसे जेनेटिक कोज होता है कैंसर के लिए, बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, तो उसकी वजह से ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है वो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ को कोज कर सकता है। तो ये
कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो कैंसर सेल के और नॉर्मल सेल के अंदर डिफरेंस को बताते हैं। अब इसके बाद बात करें कोजेज की, कि हाउ द कैंसर कोजेज, क्या कैंसर कैसे कोज होता है। तो इसके अंदर बात करें तो 90 to 95% ऑफ केसेज आर जेनेटिक म्यूटेशन फ्रॉम एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। मतलब एनवायरनमेंट की वजह से और लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से जेनेटिक चेंजेज होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं, वो 90 to 95% जो केसेज होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग 5 to 10% है वो ड्यू टू इनहेरिटेड जेनेटिक्स। इनहेरिटेड मतलब जो अपने पेरेंट थे उनसे चाइल्ड्स में आई है, तो वो केवल 5 से 10% केसेज होती है। जबकि 90 से 95% जो केसेज हैं उनमें जेनेटिक चेंजेज या जेनेटिक म्यूटेशन तो है, लेकिन उसका के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। नेक्स्ट बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो इट रेफर्स टू एनी कॉज दैट इज नॉट इनहेरिटेड जेनेटिकली। जो कि इनहेरिटेड नहीं है जेनेटिकली है, वो सब एनवायरमेंटल सच एज लाइफस्टाइल, इकोनॉमिक, बिहेवियरल फैक्टर्स एंड नॉट मेयरली पॉल्यूशन। ये जो फैक्टर्स होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं। कॉमन एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू कैंसर, जैसे टोबैको, 25 to 30% केसेस के अंदर टोबैको रेस्पॉन्सिबल होती है। 30 to 35% केसेस के अंदर डाइट एंड ओबेसिटी रेस्पॉन्सिबल होती है। 15 to 20% में इन्फेक्शन रेस्पॉन्सिबल होता है। 10% अप टू 10% रेडिएशन, बोथ आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। और इसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड पोल्यूशन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर कॉज। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से या उनके की वजह से भी रिस्क का जो या कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। जैसे सर्टेन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं या कुछ हार्मोनल थेरेपीज दी जाती हैं, वो भी कई बार रेस्पॉन्सिबल होती हैं। या वो मेडिसिन जो इम्यून डेफिशिएंसी को प्रमोट करती है या इम्यून डेफिशिएंसी को कोज करती है, या कोई ड्रग जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट होती हैं, उनकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है। दैट नोट लास्ट पॉइंट दैट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है डज नॉट अपीयर टू बी अ रिस्क फैक्टर फॉर द ऑनसेट ऑफ कैंसर। मतलब साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस हो वो कैंसर कोज करने में अपना जो पार्ट है वो रोल है जो वो नहीं रखता है, उसके अंदर किसी तरह का कोई रोल नहीं होता। बट इट मे वर्सन आउटकम्स इन दोज वी ऑलरेडी हैव कैंसर। लेकिन कोई पेशेंट में कैंसर और उसके अंदर अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है तो वो उसके आउटकम्स को और ज़्यादा वर्स कर सकता है। तो ये कुछ कॉजेज है जिनके अंदर सबसे मेन चीज़ की एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स 90 to 95% केसेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके अंदर जो लाइफस्टाइल में टोबैको, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें आ जाती है। इसके अलावा और चीज़ें हैं लाइफस्टाइल चेंजेज, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, कुछ ऐसी चीज़ें खाना, फूड भी बहुत चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, और कुछ फैक्टर्स में पॉल्यूशन एंड जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स या आप जो ऑक्यूपेशनल जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनकी वजह से भी कई बार आपको ऐसा हो सकता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट कॉजेज के बाद कि वार्निंग साइंस होता है कैंसर। कौन से ऐसे साइंस होते हैं जो आपको वार्न करते हैं कि पेशेंट में हैव ए कैंसर। कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो आपको वार्न करते हैं, जैसे अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस अगर पेशेंट हो रहा है, फटीग हो रहा है, नाइट स्वेट्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, न्यू परसिस्टेंट पेन, कोई ऐसा पार्ट बॉडी के अंदर जिसके अंदर नया पेन है, पहले कभी नहीं हुआ लेकिन अभी अभी फील हुआ, वो परसिस्टेंट कंटिन्यूस बना रहता है। रिकरेंट नोजिया एंड वोमिटिंग है, यूरिन, ब्लड इन यूरिन, अगर यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, ब्लड इन स्टूल अगर आ रहा है। इसके अलावा ए रिसेंट चेंज इन बोल हैबिट्स, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, कि रिसेंटली कुछ दिनों से मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या कंटिन्यूसली डायरिया हो रहा है, या फिर रिकरेंट फीवर है, क्रोनिक कफ है, चेंजेस इन द साइज और कलर ऑफ ए मोल और चेंजेस इन स्किन अल्सर दैट डज नॉट हील, कि कई बार कोई बॉडी के या बॉडी के किसी पार्ट में कोई मोल था वो अब नॉर्मली ग्रोथ करने लग गया, उसकी साइज में कोई चेंज आया है, या उसके कलर में कोई चेंज आया, या फिर कोई ऐसा अल्सर था जो हील ही नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो गए, तो वो भी भी कैंसर हो सकता है। या इसके अलावा एनलार्ज लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो गया है, ए शोर दैट डज नॉट हील, कोई शोर हो रखा है कहीं पे बॉडी में, वो हील नहीं हो रहा, एंड ए ग्रोथ और मार्क ऑन द स्किन दैट गेट्स लार्जर और चेंजेस इन अपीयरेंस।
कोई भी ऐसा अबनॉर्मल सेल्यूलर चेंज या ग्रोथ या मार्क अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में स्किन पे आपको शो हो रहा है तो मे बी कैंसर हो सकता है। ये कुछ वार्निंग साइंस हैं जो कि आपको वार्न करते हैं कि वहाँ पे कैंसर हो सकता है। इसके बाद बात करें कि मेनली कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं जब कैंसर होता है पेशेंट को। तो लोकल सिम्टम्स की बात करें तो मैं अकर ड्यू टू द मास ऑफ ट्यूमर और इट्स अल्सरेशन, जिस एरिया में या जिस पार्ट में जो मास फॉर्मेशन है या अल्सरेशन हुआ है कैंसर की वजह से, उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे लंग कैंसर की बात करें तो लंग कैंसर कैन ब्लॉक ब्रोंकस रिजल्टिंग इन कफ और न्यूमोनिया हो सकता है। इसोफेजियल कैंसर कैन कॉज नैरोइंग ऑफ द इसोफेगस, जिसकी वजह से डिफिकल्टी और पेन इन टू स्वेलो हो सकता है। कोलेट्रल कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर में लीड टू नैरोइंग और ब्लॉकेज इन द बाउल अफेक्टिंग बाउल हैबिट्स। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द एरिया लोकली सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है ब्रोंकस में या लंग कैंसर हो, ब्रोंकस को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, न्यूमोनिया कोज कर सकता है। इसोफेजियल कैंसर जो डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग या पेनफुल स्वेलोइंग को प्रोमोट कर सकता है, तो उसकी वजह से सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द एरिया आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मासेज इन ब्रेस्ट और टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस ऑब्जर्वेबल लम्प्स, आपको लम्प्स या मास फॉर्मेशन आपको फील हो सकता है जब आप पालपेट करके देखते हो। तो ब्रेस्ट के अंदर और टेस्टिकल्स के अंदर आपको और ऑब्जर्वेबल या तो पालपेट करके देखते हो या फिर आपको ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई लंप या मास फॉर्मेशन हुआ है। इसके अलावा अल्सरेशन कैन कॉज ब्लीडिंग दैट कैन लीड टू सिम्टम्स सच एज कफिंग ऑफ ब्लड, जैसे लंग कैंसर में एनीमिया हो सकता है, रेक्टल ब्लीडिंग, कोलोन कैंसर में ब्लड इन यूरिन, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियल और सर्वाइकल कैंसर के अंदर। तो जिस तरह का कैंसर होगा उस तरह के आपको सिम्टम्स बॉडी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो लोकलाइज्ड पेन में अकर इन एडवांस्ड कैंसर द इनिशियल ट्यूमर इज यूजुअली पेनलेस। एडवांस्ड कैंसर के अंदर आप लोकलाइज्ड पेन आपको हो सकता है, इनिशियल स्टेज में किसी तरह का कोई पेन नहीं होता है और इनिशियल स्टेज में कैंसर के कोई सिम्टम्स भी नहीं होते। तो जब एडवांस्ड स्टेज आ जाती है, एडवांस स्टेज के अंदर आपको पता चलता है तो वहाँ पे पेन और ये बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सम कैंसर्स कैन कॉज ए बिल्डअप ऑफ फ्लूइड विद इन द चेस्ट और एब्डोमेन। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लूइड का बिल्डअप कर देते हैं, फ्लूइड पूलिंग या फ्लूइड का कलेक्शन कर देते हैं बॉडी के अंदर। इसके बाद बात करें सिस्टमिक सिम्टम्स, ये हो गए लोकल सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द एरिया, जहाँ पे जिस एरिया में कोई कुछ एग्जांपल्स के साथ मैंने समझाया कि जहाँ पे जो एरिया अफेक्टेड होगा उसके अंदर वहाँ के सिम्टम्स आएंगे। इसके बाद सिस्टमिक की बात करें तो सिस्टमिक सिम्टम्स में अकर ड्यू टू द बॉडीज रेस्पॉन्स टू द कैंसर, कि बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड कर रही है कैंसर के लिए, किस लेवल पे किस इफेक्ट के साथ रेस्पॉन्ड कर रही है। दिस में भी इंक्लूड फटीग हो सकता है, अनइंटेंशनल वेट लॉस और स्किन चेंजेस हो सकते हैं। सम कैंसर्स कैन कॉज ए सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी स्ट्रेस दैट लीड्स टू ऑनगोइंग मसल लॉस एंड वीकनेस नोन एज कैचेक्सिया, जैसे कि लॉस ऑफ मसल लॉस और वीकनेस हो रहा है या मसल वीकनेस हो रहा है जिसको कैचेक्सिया के नाम से बोला जाता है, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ सिस्टमिक सिम्टम्स है। इसके अलावा मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेटास्टेसिस, जो कि एक स्पेसिफिक फीचर होता है कैंसर सेल्स का, तो उसकी वजह से भी सिम्टम्स आ सकते हैं कि मेटास्टेसिस होके जो कैंसर है वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो अकॉर्डिंग टू एरिया अगर ब्रेन में चला गया तो हेडेक, सीजर, वर्टिगो हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया मेटास्टेसिस करके तो कफ, हेमोप्टाइटिस, डिस्निया हो सकता है। लिम्फ नोड में लिम्फेडेनोपैथी, लीवर के अंदर हिपेटोमिकली जॉन्डिस हो सकता है और स्केलेटल सिस्टम के अंदर पेन, फ्रैक्चर, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मेटास्टेटिक एरिया। इसके बाद बात करें क्लासिफिकेशंस की, किस तरह का कैंसर कितने टाइप का होता है, कौन से एरियाज के अकॉर्डिंग कौन से टाइप का कैंसर होता है। तो इसके अंदर आपको बताया जाए तो कैंसर आर क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ सेल्स के टाइप के बेसिस पे जो कैंसर है उसको क्लासीफाई किया गया है। दैट द ट्यूमर सेल्स रिजेम्बल्स एंड देयरफॉर प्रिजम्स टू बी द ओरिजिन ऑफ द ट्यूमर, जो ओरिजिन ऑफ द ट्यूमर है उसके अकॉर्डिंग रिजेम्बल करता है। दीज टाइप्स इंक्लूड कैंसर्स आर यूजुअली नेम्ड यूजिंग कार्सिनोमा, सार्कोमा, ब्लास्टोमा एज ए सफिक्स, मतलब सफिक्स के तौर पे अपन ये यूज करते हैं, जो बॉडी पार्ट होता है उसके आगे कार्सिनोमा लगा दिया, सार्कोमा लगा दिया, ब्लास्टोमा लगा दिया, तो वो एक नाम बन जाता है उस कैंसर का। तो ये जो सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स दो चीज़ें होती है। सफिक्स जो वर्ड के बाद में लगता है,
वर्ड के एंड में लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स, और जो स्टार्टिंग में लगता है उसको प्रीफिक्स। तो कुछ सफिक्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे कार्सिनोमा, सार्कोमा और ब्लास्टोमा। इस तरह से इनको डिवाइड किया, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा में क्या आता है, जो कैंसर्स डिराइव्ड फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स, बॉडी की जो एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियल सेल लाइनिंग होती है, उनके अंदर अगर कोई कैंसर फॉर्मेशन हो रहा है या कोई कैंसर बन रहा है तो वो कौन सा होगा, उसको किस नाम से जाना जाएगा, कार्सिनोमा। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मैनी of the most common cancers and include nearly all of in the जैसे ब्रेस्ट कार्सिनोमा, प्रोस्टेट कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, पेनक्रियाज कार्सिनोमा एंड कोलोन कार्सिनोमा। मतलब कोई भी एपिथेलियल सेल लाइनिंग या एपिथेलियल सेल्स के अंदर किसी तरह का कैंसर या ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है, कैंसर फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके लिए अपन कार्सिनोमा वर्ड यूज करेंगे, या उस टाइप की कैंसर को क्या बोलेंगे, कार्सिनोमा। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड है सार्कोमा। सार्कोमा इन द कनेक्टिव टिश्यूज, जैसे वहाँ एपिथेलियल टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज जैसे बोन, कार्टिलेज, फैट, कार्टिलेज एंड नर्व्स, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके अंदर अगर ये कैंसर फॉर्मेशन हो रहा है तो सार्कोमा टर्म इज यूज। ईच ऑफ दिस डेवलप फ्रॉम द सेल ओरिजिनेटिंग इन मेसेनकाइमल सेल्स आउटसाइड द बोन मैरो, जो कि आउटसाइड द बोन मैरो जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं उनके अंदर ओरिजिन होता है उनका। तो उनको क्या, जो कनेक्टिव टिश्यूज, सबसे पहले एपिथेलियल सेल्स का कार्सिनोमा, सेकंड कनेक्टिव टिश्यूज में हो रहा है तो सार्कोमा। जैसे एपिथेलियल टिश्यूज में लंग कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, कोलोन कैंसर, ये सब आ गए। जबकि कनेक्टिव टिश्यूज में बोन कैंसर, कार्टिलेज कैंसर, नर्व कैंसर, ये सब आ गए। इसके बाद बात करें थर्ड, लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया। दीज टू क्लासेस अराइज फ्रॉम hematopoietic blood forming cells that leaves the marrow and tend to mature in the lymph nodes and blood respectively। मतलब कोई भी ब्लड की टिश्यूज या ब्लड टिश्यूज जो होते हैं, ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई कैंसर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोला जाता है लिम्फोमा या ल्यूकेमिया। तो वो कैटेगरी, जो ये कैटेगरी आएगी वो किस में आएगी, लिम्फोमा या ल्यूकेमिया के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी वो है जर्म सेल ट्यूमर। कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लूरिपोटेंट सेल्स मोस्ट ऑफन प्रेजेंटिंग इन द टेस्टिकल्स और ओवरी। जो अपना जर्म सेल्स होती हैं, जो एक न्यू बेबी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अगर वहाँ पे हो रहा है तो उस तरह के जो ट्यूमर्स होते हैं उनको जर्म सेल ट्यूमर कहा जाता है, जो कि टेस्टिकल्स या जो टेस्टीज होते हैं वहाँ पे या ओवरी के अंदर, जैसे सेमिनोमा, डिसजर्मिनोमा, सेमिनोमा सेमाइनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। ओमा वर्ड तो आप जानते हो, ओमा वर्ड इज यूज फॉर द कैंसर, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि जर्म सेल ट्यूमर, जो कि टेस्टिकल्स और ओवरी के अंदर अगर किसी तरह का कैंसर होता है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट वन इज ब्लास्टोमा। कैंसर्स डिराइव्ड फ्रॉम इमैच्योर प्रीकर्सर सेल्स और एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। मतलब इमैच्योर सेल्स के अंदर, मतलब जो सेल्स अभी तक मैच्योर नहीं हुए, अगर उनके अंदर किसी तरह का कोई कैंसर हो रहा है तो उसको ब्लास्टोमा के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ कैंसर के टाइप से क्लासिफिकेशन में कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, जर्म सेल ट्यूमर एंड ब्लास्टोमा। इसके बाद बात करें कि पैथोफिजियोलॉजी, कैसे एक कैंसर सेल बनती है या क्या पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है। कैंसर इज फंडामेंटली ए डिजीज ऑफ टिश्यू ग्रोथ रेगुलेशन। टिश्यूज की ग्रोथ को रेगुलेट करने में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, टिश्यू की ग्रोथ रेगुलेशन में प्रॉब्लम होती है। जैसे अपन बात करते हैं कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, मतलब उसका रेगुलेशन का जो सिस्टम था वो अफेक्ट हो रहा है। तो फंडामेंटली क्या है, एक टिश्यू ग्रोथ रेगुलेशन डिजीज होती है। इन ऑर्डर फॉर ए नॉर्मल सेल टू ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसर सेल, द जीन्स दैट रेगुलेट सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन मस्ट बी अल्टर्ड। मतलब अगर कोई सेल्स एबनॉर्मली सेल में कन्वर्ट हो रही है तो उसके लिए जो जीन्स जो रेगुलेट करते हैं सेल ग्रोथ को, उनके अंदर कोई ना कोई अल्ट्रेशन हुआ है, तभी वो ऐसा हुआ है। मतलब कोई नॉर्मल सेल है, वो नॉर्मली ग्रोथ करनी चाहिए थी। जो ग्रोथ सेल्स होते हैं, जो जीन्स रेगुलेट करती हैं सेल ग्रोथ को, उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एबनॉर्मली सेल ग्रोथ करने लग जाती है, और उसी की वजह से क्या है, कैंसर प्रोड्यूस होता है। द अफेक्टेड जीन्स आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। जो अफेक्टेड जीन्स होती हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले ओंको जीन्स, द जीन्स दैट प्रोमोट द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओंको जीन्स जो कि इस जो सेल की ग्रोथ को या रिप्रोडक्शन को प्रोमोट करती हैं या उसको प्रोमोट या बढ़ावा देती हैं। और सेकंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, जो कि जीन इनिबिट करती है सेल डिवीजन और उनके सर्वाइवल को, सेल्स के डिवीजन को और सर्वाइवल को इनिबिट करती हैं। तो दोनों जस्ट अपोजिट है। ओंको जीन्स जो
प्रोमोट करती हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो इनहिबिट करती है। अब इन दोनों सेल्स के अंदर किसी ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो ऑन्कोजीन्स का इफेक्ट बढ़ गया है या ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कम सही से काम नहीं कर रही हैं, तो इन कंडीशंस के अंदर क्या होगा, सेल्स की ग्रोथ एबनॉर्मली बढ़ने लग जाएगी। इसके बाद बात करें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कैन अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ नोवल ऑन्कोजीन्स इन appropriate over expression of normal oncogenes by the under expression of disable of tumor suppression genes। जैसे मैंने भी बताया कि ओवर एक्सप्रेशन हो रहा हो या तो नॉर्मल oncogenes का मतलब ओवर एक्सप्रेशन मतलब oncogenes का इफेक्ट बढ़ गया हो, या अंडर एक्सप्रेशन या ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का जो इफेक्ट है वो कम हो गया हो, उनका एक्सप्रेशन कम हो गया हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो ट्यूमर सप्रेशन जीन्स डिसेबल हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं, और अगर उनको जीन्स बढ़ गई हैं तो वो बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ बढ़ जाती है। तो सिंपली ये एक नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि कैसे होता है। इसके अंदर बात करें अपन, सबसे पहले तो मैलिग्नेंट म्यूटेशन इनएक्टिव ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ट्यूमर की सप्रेसर जो जीन्स होती हैं वो इनएक्टिव हो जाती है ड्यू टू म्यूटेशन। ये म्यूटेशन ये सेल्यूलर चेंज है, जीनोमिक चेंज होता है जिसको म्यूटेशन बोला जाता है, सडन जीनोमिक चेंज या सडन जीन चेंजेज इनको बोलते हैं म्यूटेशन। तो इसकी वजह से सेल्स का प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा, सेल ग्रोथ, क्योंकि ऑन्कोजीन्स तो अपना काम कर रही है लेकिन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स अपना काम नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ जाएगा या सेल्स का जो डिवीजन का जो रेट था वो बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, म्यूटेशन इनएक्टिवेट्स डीएनए रिपेयर जीन, डीएनए का रिपेयरमेंट भी होना, डीएनए रिपेयर जीन था वो भी इनएक्टिवेट हो गया। म्यूटेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्रिएट ए ऑन्कोजीन, प्रोटो जो डीएनए रिपेयर जीन था वो इनएक्टिवेट हो जाने की वजह से जो और ज़्यादा ऑन्कोजीन्स का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से इनएक्टिवेट सेवरल ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, और फर्दर जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स वो इनएक्टिवेट होने लग जाएंगी और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाएगी कैंसर की, जिसकी वजह से आपको जो है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो अल्टीमेटली कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो ये सिंपली एक प्रोसेस था जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है वो इनएक्टिवेट होती है और उसकी वजह से कैसे सेल्स ग्रोथ करती हैं। इसके बाद एक अदर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर बात करते हैं अपन ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे ओबेसिटी, रेडिएशन, डाइट, अल्कोहल एंड अर्बनाइजेशन। इसके बाद हार्मोनल चेंजेस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, और इसके अलावा जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, ये सब जो फैक्टर्स होते हैं कोई भी ड्यू टू इटियोलॉजी या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, डीएनए के अंदर डैमेज होगा और फेलियर ऑफ रिपेयर, डीएनए डैमेज होगा और फेलियर ऑफ रिपेयर हो जाएगा तो वो नॉर्मली काम करने लग जाएगा और उसकी वजह से कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगी। लेकिन डीएनए डैमेज भी हो गया और फेलियर ऑफ रिपेयर भी हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, जीनोम में म्यूटेशन आएगा। म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स स्टिमुलेट हो रही है, इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, और ट्यूमर सप्रेसर जीन थी वो इनएक्टिव हो गई, और साथ में मॉडिफिकेशन इन एपोप्टोटिक जीन्स, जो एपोप्टोसिस होता है, टोसिस जिसको बोला जाता है, ये साइलेंट होता है इसमें, टोसिस जिसको बोला जाता है, ये वो क्या होता है, जो सेल्यूलर डैमेज या सेल्यूलर किलिंग, जो प्रोग्राम्ड सेल्यूलर किलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। टोसिस का मतलब क्या होता है, एपोप्टोसिस, टोसिस अलग टर्म होती है, ये है एपोप्टोसिस, इसका मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जो कि सेल की जब लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाता है किसी सेल का तो अपनी बॉडी उसको जो है उसकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ करती है, उसको डिस्ट्रॉय करके उसके जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल उसे उनको अलग हटा देती है और जो वो सेल है वो डिस्ट्रॉय करके उसको हटा देती है। तो ये फैक्टर्स भी इन इफेक्ट हो जाते हैं, इनके अंदर भी मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। तो क्या क्या हो गया है, डीएनए के डैमेज या म्यूटेशन की वजह से एक तो ऑन्कोजीन्स का एक्टिवेशन हो गया है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स डीएक्टिवेट हो गई हैं और एपोप्टोसिस का प्रोसेस भी अफेक्ट हो गया। अभी इन दोनों की वजह से तो डीरेगुलेटेड सेल प्रोलिफरेशन होगा कि भाई स्टिमुलेट हो गया है और ये डीएक्टिवेट हो गया है तो प्रोलिफरेशन बढ़ जाएगा और इसकी वजह से सेल डेथ रिड्यूस हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा सेल्स बन रही है। तो अगर बॉडी के अंदर सेल्स बढ़ जाती हैं तो बॉडी प्रोग्राम्ड सेल डेथ करती है, तो अगर वो भी नहीं हो रही तो सेल्स का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से कॉलोनियल ग्रोथ होगी, मतलब कॉलोनी फॉर्मेशन होने लग जाएगा और उसकी वजह से ट्यूमर बनने लग जाएगा और ये ट्यूमर मैलिग्नेंट सेल्स के अंदर कन्वर्ट
हो सकता है। तो ये सिंपल पैथोफिजियोलॉजी होती है कि ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स डीएनए में डैमेज होगा या फेलियर इन रिपेयर होगा, जिसकी वजह से जीनोमिक चेंजेज आएंगे, म्यूटेशन आएंगे। और वो म्यूटेशन क्या क्या कोज कर सकते हैं, एक तो कोज कर सकते हैं कि वो जो ऑन्कोजीन्स होती हैं जो कि स्टिमुलेट करती हैं जो सेल्यूलर ग्रोथ को, उसको बढ़ा सकती हैं। सेकेंड थिंग, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं उनको इनएक्टिवेट कर सकते हैं। और थर्ड थिंग, जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस है उसको कम कर सकते हैं। तो इन दोनों की वजह से तो क्या होगा, प्रोलिफरेशन बढ़ जाएगा सेल्स का, और इसकी वजह से जो सेल डेथ होनी चाहिए थी नॉर्मली वो भी अफेक्ट होगी, सेल ग्रोथ होगी, ट्यूमर प्रोग्रेशन है, नियोप्लाज्म आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं अपन मेटास्टेसिस की, क्योंकि ये भी पैथोफिजियोलॉजी या एक ट्यूमर के बनने या उसके इफेक्ट होने के अंदर बहुत बड़ा रोल रखता है। तो मेटास्टेसिस क्या होता है? मेटास्टेसिस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना थ्रू द मीडियम। कोई भी मीडियम यूज करके अगर जो कैंसरस सेल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाके दूसरे ऑर्गन्स को, दूसरे बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करिए तो उसको बोला जाता है मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस इज द स्प्रेड ऑफ कैंसर टू द अदर लोकेशंस इन द बॉडी, मतलब जहाँ पे उसका ओरिजिन था उस ओरिजिन से कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो गया है तो उसको बोला जाता है मेटास्टेसिस। द डिस्पर्स्ड ट्यूमर्स आर कॉल्ड मेटास्टेटिक ट्यूमर्स व्हाइल द ओरिजिनल इज कॉल्ड द प्राइमरी ट्यूमर्स। जो जहाँ पे उसका ओरिजिन हुआ था वहाँ पे अगर वो सेल है या वो ट्यूमर है या वो कैंसर है तो उसको प्राइमरी ट्यूमर या प्राइमरी कैंसर बोला जाता है। और अगर वो ट्यूमर एक जगह से स्प्रेड होकर दूसरी जगह पे चला गया तो उसको बोला जाता है मेटास्टेटिक ट्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट, metastasis is common in the late stages of cancer and it can occur via the blood or the lymphatic system or both। तो जो लेट स्टेज होती है कैंसर की उसके अंदर ये और इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये कैसे हो सकता है? थ्रू द ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम, ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होके जा सकता है। सबसे मोस्ट कॉमनली मेटास्टेसिस कहाँ से होता है? थ्रू द ब्लड एंड थ्रू द lymphatic system। Next point, the typical steps in metastasis are local invasion, intravasation into the blood। invasion या intravasation मतलब या तो डायरेक्ट इन्वेड होके या फिर सेल्यूलर एक्सचेंज की वजह से एक जगह से दूसरी जगह आके इनटू द ब्लड और लिम्फ के अंदर आ जाता है। और उसके थ्रू उसके बाद अब ब्लड और लिम्फ तो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा तो वो कहीं भी जाके दूसरी जगह पे जाके अटैच हो जाता है और वहाँ पे अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है और वहाँ पे जो ट्यूमर सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। प्रोलिफरेशन एंड एंजियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स टेंड टू मेटास्टेसाइज टू पर्टिकुलर ऑर्गन्स। कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स होते हैं जो स्पेसिफिक एरियाज के अंदर ही मेटास्टेसिस होते हैं, बट ओवरऑल द मोस्ट कॉमन प्लेस फॉर मेटास्टेसिस इज द लंग्स, लिवर, ब्रेन एंड बोन्स। पर जो मोस्ट कॉमनली मेटास्टेसिस होकर कोई ट्यूमर सेल से ट्यूमर स्प्रेड होता है तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है? लंग्स के अंदर, लीवर के अंदर, ब्रेन के अंदर एंड बोन्स के अंदर। तो ये था मेटास्टेसिस। इसके बाद बात करें अपन डायग्नोसिस की, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं अपन, क्या क्या डायग्नोसिस प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हैं, कैसे कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स जैसे मैंने बताए थे, जो साइन एंड सिम्टम्स थे जो एक रिस्क फैक्टर को बता रहे थे, या जैसे अपन ने बताया था कुछ साइन सिम्टम्स जो मैंने बताए थे वो इसके लिए स्पेसिफिक थे कि अगर वो आपको कहीं देखने को मिल रहे हैं तो मे बी वहाँ पे कैंसर हो सकता है। मार्किंग साइंस ऑफ द कैंसर, तो उनकी हेल्प से और फिर उसके अलावा कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स यूज करके अपन जो है कैंसर का पता लगा सकते हैं। तो मोस्ट कैंसर्स आर इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड आइदर बिकॉज द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स और थ्रू द स्क्रीनिंग। जैसे मैंने बताया कि मार्किंग साइंस या सिम्टम्स में से कुछ देख के या फिर स्क्रीनिंग करके। स्क्रीनिंग क्या मतलब क्या होता है कि अपन को पता नहीं है कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है, लेकिन थ्रू द एक जनरल प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर अपन सबको स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सबको डायग्नोस कर रहे हैं कि किसी के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी पेशेंट में किसी तरह के सिम्टम्स आए या कि सिम्टम्स अपीयर हों। कैंसर स्क्रीनिंग एम्स टू डिटेक्ट कैंसर बिफोर सिम्टम्स अपीयर, मतलब सिम्टम्स अपीयर होने के पहले ही अपन डिटेक्ट करने का ट्राई करें कि जो रिस्क में है, जो पेशेंट्स या जो पर्सन्स रिस्क में है कैंसर के, उनको स्क्रीनिंग करते रहे टाइम टू टाइम, जिसमें अपन
ब्लड टेस्ट करके, यूरिन टेस्ट करके, DNA टेस्ट करके, या इसके अलावा मेडिकल इमेजिंग के थ्रू अपन जो है स्क्रीनिंग कर सकते हैं. द बेनिफिट्स ऑफ स्क्रीनिंग इन टर्म्स ऑफ कैंसर प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन और सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट मस्ट बी वेक्ड अगेंस्ट माई एनी हार्म्स. तो स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है, जैसे कई एरिया जैसे होते हैं या कोई ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं या एक्सरे में या रेडिएशन में जो काम करते हैं, उन इंडिविजुअल्स की टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग होती रहती है कि किसी को किसी तरह का कोई जेनेटिक चेंज या कोई ट्यूमर फॉर्मेशन या सेलुलर ग्रोथ या कहीं तो नहीं हुआ. तो इसके लिए सिम्टम्स अपीयर हो उससे पहले अपन स्क्रीनिंग करके भी पता लगा सकते हैं. और इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि नाइदर ऑफ दीज लीड्स to a definitive diagnosis which requires the examination of tissue sample by the pathologist. अगर इनसे किसी तरह का कोई पता नहीं चल रहा तो अपन टिश्यू सैंपल लेके और पैथोलॉजिस्ट से चेक करवा के भी जो स्क्रीनिंग में हेल्प ले सकते हैं. पीपल्स विथ सस्पेक्टेड कैंसर्स आर इन्वेस्टिगेट विथ मेडिकल टेस्ट. मतलब आपको लग रहा है कि कुछ मार्किंग साइंस आ रहे हैं जिनसे आपको लग सकता है कि इस पेशेंट को हो सकता है, तो उसके लिए आप कुछ मेडिकल टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं. ब्लड टेस्ट है, एक्सरेज है, कॉन्ट्रास्ट मतलब कॉन्ट्रास्ट एक्सरे, जिसके अंदर अपन किसी एरिया में कॉन्ट्रास्ट डाइज या कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज करके एक्सरे ले सकते हैं. इसके अलावा CT स्कैन एंड एंडोस्कोपी के थ्रू भी अपन यूज जो है कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं. द टिश्यू डायग्नोसिस फ्रॉम द बायोप्सी. बायोप्सी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर्स. The biopsy indicates the type of cell that is proliferating, the historical grade, genetic abnormalities and other features. क्योंकि बायोप्सी एक और भी ज़्यादा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है जो कि कैंसर में कौन सी सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है, उसकी ग्रेड क्या है या कौन से लेवल में है, क्या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स अपने को बताता है, जिससे कि बायोप्सी एक इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर या इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन बन जाता है. तो बायोप्सी भी कर सकते हैं. इसके अलावा साइटोजेनेटिक्स एंड इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री आर अदर टाइप्स ऑफ टिश्यू टेस्ट. दीज टेस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मोलिकुलर चेंजेस, जैसे म्यूटेशन है, फ्यूजन जीन्स है या न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल चेंजेज, और मे बी आल्सो इंडिकेट द प्रोग्नोसिस एंड बेस्ट ट्रीटमेंट. तो साइटोजेनेटिक्स और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के द्वारा अपन और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और कैंसर का पता लगा सकते हैं. तो गाइज, ये आज अपन ने जो डिस्कस करा वो टॉपिक है ऑन्कोलॉजी का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर अपन ने जो कैंसर था, ऑन्कोलॉजी क्या होती है, कैंसर क्या होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल कैंसर सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, वो चीज़ें अपन ने देखी. इसके बाद क्या क्या कोजेज रेस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए, क्या क्या मार्किंग साइंस होते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं. इसके अलावा जो कैंसर के टाइप्स हैं या जो टाइप्स मैंने बताए, जैसे सार्कोमा, कार्सिनोमा, लिम्फोमा, जर्म सेल ट्यूमर, ये सब टाइप्स और डायग्नोसिस एंड पैथोफिजियोलॉजी आज अपन ने डिस्कस किए. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके अंदर अपन इससे आगे कि स्टेजिंग है स्टेजिंग होती है कैंसर की. इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपन डिस्कस करेंगे. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू गाइस.